रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मत बैठे थक कर मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही है इसे ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो भी सबसे पहले देखेंगे, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी सबसे पहले करेंगे। टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर 63। इससे पहले मैंने 62 करंट अफेयर एपिसोड या क्लासेस अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो भी ज़रूर देखना, उनकी मैंने अलग अलग मंथली प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप वहां पर जाकर एक ही प्लेलिस्ट में मंथली अलग अलग जो प्लेलिस्ट है वो देखकर अपने सारे करंट अफेयर जब से स्टार्ट हुई है क्लास तब से आप क्लासेस देख सकते हैं। और इसके अलावा मतलब उन क्लासों में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट बताए गए हैं वो भी आप ज़रूर अपने नोटबुक में नोट करना, क्योंकि एक एक फैक्ट एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इसीलिए आप सभी को वो वीडियो भी देख लेना है जो मैंने अलग अलग बना रखे हैं। इस वीडियो में हम विश्व, भारत और राजस्थान, इन तीनों का तो हम देखने वाले हैं करंट अफेयर। इसके अलावा स्टैटिक सामान्य ज्ञान भी कवर करने वाले हैं कि जैसे एक क्वेश्चन आया उसका हम फुल निचोड़ से क्वेश्चन का मतलब डिटेल से जानकारी जानेंगे। इसके अलावा एडवांस फैक्ट भी देखेंगे, क्या पता कहीं से क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, कहीं से भी आए, गलत नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये क्लास आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है बहुत ही, और क्लास को पूरे अंत तक जरूर देखना। ऐसा नहीं है कि क्लास यहाँ से देखी फिर यहाँ से देखी फिर यहाँ से देखी, कोई मतलब है ऐसे देखने। इसके अलावा ऐसा करना, अगर आप छोड़ छोड़ के क्लास देखते हो तो क्लास लेना ही मत, पहले ही चला जाना छोड़ के। ऐसे लेने से कोई टाइम बर्बाद होती है और न ही आपका सिलेक्शन होता है। इस कारण है ना, आप कंटिन्यू क्लास ले और जो भी फैक्ट मैं बता रहा हूँ वो आप ज़रूर लिखें, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास, जिसका नाम क्या है, जायद तलवार, का आयोजन किया है? ऑप्शन ए है यूएई, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है नेपाल और ऑप्शन डी है कतर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में भारतीय नौसेना और यूएई की नौसेना द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास, जिसका नाम है जायद तलवार, इसका आयोजन किया गया। तो इसके बारे में अब हम डिटेल से जानकारी जानने वाले हैं। इसके अलावा भारत और अन्य देशों के साथ कौन कौन से प्रमुख सैन्य अभ्यास हैं उन पर भी बात करने वाले हैं, जो कि लेटेस्ट में हुए उन पर भी बात करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अक्सर एग्जामों में देखा गया है कि सैन्य अभ्यास या नौसेना एक्सरसाइज से संबंधित मतलब क्वेश्चन आ जाते हैं। ज़्यादातर डिफेंस में जो क्वेश्चन आते हैं, एसएससी जो क्वेश्चन लाती हैं वो ऐसे ही क्वेश्चन लाती हैं, तो ये भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसके बारे में डिटेल से जानकारी जान लेते हैं। भारत व यूएई मतलब इसे कहते हैं संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। और इसके मतलब कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ, तो उस सैन्य अभ्यास का नाम क्या है, तो नाम है जायद तलवार, जायद तलवार। और इसके अलावा मतलब ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, इसका आयोजन स्थल कहाँ पर है, तो आयोजन स्थल देखते हैं। आयोजन स्थल या आयोजन कहाँ पर हो रहा है, तो इसका आयोजन हो रहा है वो हो रहा है दुबई में, जो कि यूएई की राजधानी है, ये भी ध्यान रखना। और इसके अलावा इसकी मतलब जो शुरुआत कब हुई थी वो भी देख लेते हैं। शुरुआत, तो ये पहला संस्करण कब हुआ था, तो शुरुआत हुई थी 2018 के अंदर, ये भी ध्यान रखना 2018 के अंदर शुरुआत हुई है। और इसके अलावा अब ये नौसेना अभ्यास हैं तो इसमें भाग लेंगे वो नौसेना जो मतलब आप अपन की जो मतलब जल सेना है वो भाग लेगी, तो उसमें भाग लेना है तो जो प्रमुख मतलब जहाज जाएंगे या कौन से आईएनएस के वो भी देख लेते हैं। तो भारत की तरफ से किसने भाग लिया है, भारत की तरफ से भाग, तो भारत की तरफ से दो ने भाग लिया है। मतलब एक का नाम है आईएनएस, एक का क्या नाम है, आईएनएस विशाखापट्टनम, आईएनएस विशाखापट्टनम। और इसके अलावा एक और है आईएनएस नंबर 2, वो कौन सा है, उसका नाम है आईएनएस
INS त्रिकंद है, INS त्रिकंद, इसने भाग लिया है। ये 2 भारतीय ओर से भाग लिए हैं इस सैन्य अभ्यास में। और इसके अलावा ये था मतलब इस सैन्य अभ्यास के बारे में डिटेल से जानते हैं। ये किन के मध्य हुआ है? भारत और UAE मतलब संयुक्त अरब अमीरात के मध्य। इसका नाम क्या है? जायद तलवार। आयोजन स्थल दुबई। शुरुआत 2018 में हुई है, ध्यान रखना ये। और भारत की तरफ से भाग INS विशाखापट्टनम और INS त्रिकांत, इन दोनों ने भारत की तरफ से भाग लिया है, ये भी ध्यान रखना। और इसके अलावा अब हम अन्य जानकारी जानने वाले हैं इंपॉर्टेंट, जैसे यहाँ पर देख लेते हैं एक और सैन्य अभ्यास का मैं नाम लिखता हूँ, डेजर्ट ईगल। ये कौन सा मतलब किस देश के मध्य आयोजित किया गया? तो ये किया गया भारत और UAE इनके मध्य आयोजित किया गया। और इसके अलावा और अब जान लेते हैं कुछ और सैन्य अभ्यास हैं, वो भी देख लेते हैं प्रमुख सैन्य और अभ्यास में देख के तो और देख लेते हैं मतलब नेवडेक्स USA के साथ हुआ है, UAE के साथ हुआ है, भारत और UAE के साथ नेवडेक्स। और इसके अलावा एक हुआ है, इनका नाम है इंडेक्स। ये 2 सैन्य अभ्यास हुए हैं जो मतलब भारत और UAE के मध्य हुआ है, ये भी ध्यान रखना, भारत और UAE। और इन दोनों में किसने भाग लिया है? आप ये बताना है कि इन दोनों में किसने भाग लिया है, कौन सा INS ने भाग लिया है इन दोनों में। तो भारत की ओर से तो वो था INS सुमेधा। इस INS की फुल फॉर्म होती है इंडियन नेवल शिप होती है इसकी फुल फॉर्म, या शिपयार्ड्स कह सकते हैं, इसकी ये फुल फॉर्म होती है। और इसके अलावा और देखें तो मतलब प्रमुख सैन्य अभ्यास देख लेते हैं। तो सिलिनेक्स, ये आपने नाम सुना होगा। और इसके अलावा बोंगो सागर नाम सुना होगा, बोंगो सागर। इसके अलावा सूर्य किरण नाम सुना होगा, सूर्य किरण। ये जो अन्य है वो मैं दिखा रहा हूँ। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा काजिन, KAZING काजिन, ये आपने नाम सुना होगा। और इसके अलावा इधर मैं और लिख देता हूँ कुछ नाम। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा युद्धाभ्यास, अजय वॉरियर्स। इसके अलावा और नाम देखें तो फ्रिंजेक्स, ये आपने नाम सुना होगा। और इसके अलावा अन्य में और देखे हैं तो आपने नाम सुना होगा हैंड इन हैंड, ये नाम भी आपने सुना होगा, जो ये मैं प्रमुख बता रहा हूँ। और इसके अलावा और मैं लिख देता हूँ कुछ 1-2 नाम, रिवीजन हो जाएगा। जैसा आपने नाम सुना गरुड़ शक्ति, आपने नाम सुना होगा शक्ति। और इसके अलावा आपने और नाम सुना होगा, पहले ये देख लेते फिर और कुछ याद आएंगे तो। और जैसे एक है अल नजा, ये आपने नाम सुना होगा। और एक है डेजर्ट्स नाइट, ये आपने नाम सुना होगा। अक्सर ये जोधपुर में आयोजित हुआ था, ये इतना मैं बता देता हूँ आपको, पर ये प्राचीन हो चुका है, पर क्या पता एग्जाम में आ जाए। काजिन ये किस के मध्य हुआ? ये कजाकिस्तान प्लस भारत के मध्य आयोजित हुआ गया। इसमें कजाकिस्तान और भारत दोनों ने इन दोनों देशों के मध्य था। बोंगो सागर बांग्लादेश, इसके साथ एक और था, उसका नाम है बोंगो सागर के साथ एक और कौन सा सैन्य अभ्यास था जो कि भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है? तो वो था संप्रीति, ये भी ध्यान रखना। और सिलिनेक्स भारत और श्रीलंका के मध्य आयोजित किया जाता है, ये भी ध्यान रखना। और इसके अलावा सूर्य किरण भारत व नेपाल के मध्य आयोजित किया जाता है।
और इसके अलावा आपको युद्ध अभ्यास इंडिया व यूएसए के मध्य आयोजित किया जाता है। अजय वॉरियर्स ये भारत और यूके के मध्य आयोजित किया जाता है। और ये क्वेश्चन यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट में ये क्वेश्चन आ रखा है, ध्यान रखना। तो मैं कह रहा हूँ ना, सैन्य अभ्यास के क्वेश्चन आते हैं, तो आज मैं इस क्वेश्चन में डिटेल से आपको जानकारी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फ्रिंजेक्स फ्रांस और इंडिया, फ्रांस व इंडिया के मध्य आयोजित किया जाता है फ्रिंजेक्स, ये भी ध्यान रखना। हैंड इन हैंड ये भारत व चीन के मध्य आयोजित किया जाता है हैंड इन हैंड। और गूढ़ शक्ति ये किसके मध्य है, इंडोनेशिया है या जापान? गूढ़ शक्ति और शक्ति ये किसके मध्य है? ये दो आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, गूढ़ शक्ति और शक्ति। गूढ़ शक्ति किन देश, भारत और कौन सा देश है, और शक्ति भारत और कौन सा देश है, ये दोनों बताना है। अल नजा है, ये है अल नजा, वो कहाँ का? अल ओमान के मध्य है, भारत और ओमान के मध्य। और इसके अलावा डेजर्ट नाइट ये सैन्य अभ्यास किसके मध्य आयोजित किया गया था? तो ये भारत व फ्रांस के मध्य आयोजित किया गया था। और ये कहाँ पर किया जाएगा? डेजर्ट नाइट ये किया गया था यहाँ पर जोधपुर में आयोजित हुआ था। जोधपुर जो एयरपोर्ट है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। और इसके अलावा एक दो और है, वो भी मैं बता देता हूँ जो याद आ चुके हैं। एक बार मैं ये वापस बता देता हूँ। युद्ध अभ्यास भारत व यूएसए, और अजय वॉरियर्स तो भारत और यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। फ्रिंजेक्स भारत और फ्रांस, हैंड इन हैंड भारत और चीन, गूढ़ शक्ति और शक्ति ये दोनों आप सभी को बताना है कि एक में इंडोनेशिया होगा, एक में जापान होगा। किस में इंडोनेशिया है, किस में जापान है, ये कमेंट बॉक्स में बताना है। अल नजा ओमान में, डेजर्ट नाइट ये भारत व फ्रांस के मध्य है। सिलिनेक्स भारत और श्रीलंका के मध्य सिलिनेक्स। और बोंगो सागर और संप्रीति ये दोनों भारत व नेपाल के मध्य, और भारत व बांग्लादेश। और सूर्य किरण भारत व नेपाल। और काजिंद है जो ये भारत और कजाकिस्तान। और इसके अलावा आपने एक नाम और सुना होगा सैन्य अभ्यास, वो है एकता। तो एकता ये किस मध्य है? ये भारत व मालदीव के मध्य है, भारत व मालदीव के मध्य है, ये भी ध्यान रखना। और इसके अलावा और कुछ देखें तो सैन्य अभ्यास एक दो और है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। अगला बार का जब कोई भी सैन्य अभ्यास का क्वेश्चन आएगा तो मैं आपसे डिटेल में जो भी प्रमुख सैन्य अभ्यास है वो एक साथ करा दूंगा डिटेल के साथ। तो ये इस क्वेश्चन में और कुछ फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। जैसे पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एक दो और फैक्ट देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जितने फैक्ट लिखोगे इतने इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे वीडियो आते हैं कुछ, उसमें बताते थे, कुछ नहीं है नहीं डिटेल में, खाली इतना ही क्वेश्चन आंसर बता के चले जाते हैं। मेरा वीडियो जो बन रहा है उसमें आपको फुल डिटेल में जानकारी दी जा रही है। जैसे यहाँ पर है पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल ये कहाँ पर मनाया गया पहला? तो ये मनाया गया जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ध्यान रखना ये भी इंपॉर्टेंट है। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मनाया गया ये पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल। और इसके अलावा परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रमुख के हाल ही में किसे नियुक्त किया गया था? परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया था ए.के. मोहंती, ध्यान रखना। ए फॉर एटोनॉमिक मतलब परमाणु, और ए फॉर ए.के. ये भी ट्रिक के साथ याद रखें, ए.के. मोहंती। और इसके अलावा और देखें तो देखिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में भारतीय स्थान क्या है? प्रेस फ्रीडम इसमें भारत का कौन सा स्थान है? और इसके अलावा जेंडर गैप इसमें भारत की रैंक क्या है? और इसके अलावा पीस एंड हैप्पीनेस इसमें भारत की रैंक क्या है? पीस और हैप्पीनेस ये एक दो दोनों एक साथ बता देता, क्योंकि दोनों की मतलब जो है ना, दोनों की रैंक है वो एक ही है, पीस एंड हैप्पीनेस, HAPPNESS हैप्पीनेस। तो सबसे पहले देख लेते हैं
प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक है वो है 161 है। बहुत मतलब ऐसे देखो तो गलत है, क्यों? भारत में स्वतंत्रता नहीं है मीडिया को, देख लो रैंक ये है। इसके अलावा जेंडर गैप में भारत की रैंक कौन सी है? तो जेंडर गैप में भारत की रैंक है वो है 127वीं, 127 ये रैंक है भारत की। और इसके अलावा पीस एंड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? तो उसमें भारत की रैंक है वो है 126 126वीं रैंक है। तो ये थे मतलब प्रमुख इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानकारी। और इसके अलावा जो मैंने आप सभी को सैन्य अभ्यास बताए वो भी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा ये कुछ और फैक्ट थे वो भी बता दिया, जैसे पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मनाया गया, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष ए के मोहंती है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में 161वीं, और जेंडर गैप में इसमें भारत की रैंक है वो 127वीं, और पीस एंड हैप्पीनेस में भारत की रैंक है 126वीं। तो ये था पूरा क्वेश्चन डिटेल से जानकारी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को प्लीज़ शेयर जरूर करें, उनको भी पता चले इस क्वेश्चन के बारे में और वो भी देख सके और लाभ उठा सके। तो आज का दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में जापान और दक्षिण कोरिया में भीषण तबाही मचाने वाले तूफान जिसका नाम क्या है? खानून। खानून का नामकरण किसने किया है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है थाईलैंड, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो जो इसका राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा इसका बताओ? इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ध्यान रखना, हाल ही में आए जापान और दक्षिण कोरिया में भीषण तूफान जिसका नाम है खानून, इसका नामकरण कौन से देश ने रखा है? तो इसका नामकरण रखा है थाईलैंड ने। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं डिटेल से जानकारी, आखिर ये तूफान कहाँ पर आया है और इसका नामकरण क्यों रखा जाता है, नामकरण क्या होता है नामकरण रखने से, और किस संस्था द्वारा ये नामकरण स्वीकृत किया जाता है, और किस देश द्वारा कौन से नामकरण रखे गए वो भी देखेंगे। पूरा डिटेल से जानने वाले हैं इस क्वेश्चन को, तो आप बने रहिए आगे वीडियो तक। सबसे पहले देख लेते हैं हम खानून तूफान। खानून तूफान, कानून नहीं है खानून है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कानून नहीं है खानून है। खानून तूफान जो कि तबाही कहाँ पर मचा रहा है? तबाही, ये तबाही मचा रहा है जापान प्लस दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के मध्य देशों में ये तबाही मचा रहा है खानून तूफान। और इसका नाम किसने रखा है? तो इसका नाम रखा है वो रखा है थाईलैंड ने नाम। तो वो किसने रखा है? थाईलैंड ने रखा है, ध्यान रखना थाईलैंड। और इसके अलावा मतलब इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है मतलब? तो इसका अर्थ होता है कटहल। कटहल अर्थ होता है, इसका अर्थ है वो होता है कटहल। और इसके अलावा ये तो था इस क्वेश्चन के बारे में मैंने बता दिया, इतना ही है। पर इसके अलावा जो अब अन्य फैक्ट देखने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी जानेंगे। तो वो सब ऊपर लिखेंगे डिटेल, बाकी जो भी जानकारी है वो मैं ऊपर लिखने जा रहा हूँ। जैसे आप सभी ने हाल ही में एक नाम सुना होगा और काफ़ी चर्चा में रहा, बिपरजॉय। इस पर चर्चा मैंने कल भी की थी, एक बार वापस कर लेते हैं। बिपरजॉय ये तूफान, इसका नाम किसने रखा था? तो इसका जो नाम रखा था वो रखा था बांग्लादेश द्वारा। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है मतलब तबाही। इसका अर्थ है वो होता है तबाही होता है, या नुकसान कह सकते हैं, तबाही कह सकते हैं, नुकसान। इसके दो अर्थ होते हैं, या मतलब ये जो एक तरह से हानि पहुंचाना है यही होता है इसका अर्थ। इसके अलावा मतलब ये हो गए बिपरजॉय। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी बिपरजॉय की उत्पत्ति? तो बिपरजॉय की उत्पत्ति देखें तो ये उत्पत्ति हुई थी अरब सागर से, अरब सागर से हुई है। और ये जो भारत पे है ना, ये भारत मैं एक बार बता देता हूँ मैप में। ये भारत है ना, इधर है ना ये गुजरात वाला, इधर राजस्थान वाला एरिया, कुछ एमपी का, इधर महाराष्ट्र का, इधर ये प्रभावित हुआ था, ये यहाँ पर आया था बिपरजॉय तूफान, ये भी ध्यान रखना। और अब जान लेते हैं कि आखिर ये नाम कौन से मतलब क्यों दिया जाता है। तो किसी भी देश का नाम, किसी भी तूफान का नाम देश क्रम से दिया जाता है। जैसे मान लो कोई अब तूफान आ रहा है, जैसे ये बिपरजॉय है तो इसका नाम अब बांग्लादेश ने रख दिया, और अगला तूफान आया कुछ और तो उसका नाम भारत ने रख दिया।
उसके बाद जो मतलब अगला तूफान आया उसका नाम किसने रख दिया, उसका नाम रख दिया मान लो जापान ने रख दिया या पाकिस्तान ने रख दिया या नेपाल श्रीलंका, किस क्रम में देश रखते जाते हैं नाम ये जो। और इसके अलावा इसका ये नामकरण कौन स्वीकार करता है, तो ये कहती है विश्व मौसम विभाग संगठन, विश्व मौसम विभाग संगठन, ये संस्था है ना, इसके द्वारा मतलब ये नाम स्वीकृत किए जाते हैं, नाम की स्वीकृति। और इसके अलावा आप सभी को ये बताना है इस क्वेश्चन में कि इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है। ये 2 पॉइंट आपको मैं पूछने जा रहा हूँ, इसकी स्थापना और इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये दोनों आप सभी को बताना है। इसकी स्थापना किस सन को हुई और इसके मतलब हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये बताना है। और इसके अलावा जो हाल ही में अब आया ना, पहले कुछ दिन पहले एक और तूफान आया था, उसका नाम था मोजा, जो बंगाल की खाड़ी में आया था, बंगाल की खाड़ी में, जो कि बंगाल की खाड़ी में आया था, बंगाल की खाड़ी में एक तूफान आया था जिसका नाम क्या था, मोजा। इसका नाम किस देश ने रखा था, तो इसका नाम रखा था, वो रखा था यमन ने, इसका नाम यमन ने रखा था, ये भी ध्यान रखना। मोजा का नाम किसने रखा था, ये यमन ने रखा था। और इसके अलावा और कुछ देख लेते हैं अन्य फैक्ट इसके बारे में, तो वो मैं इधर जानकारी लिख देता हूँ आप सभी को। विश्व मौसम विभाग संगठन है ना, इसका ये तो स्वीकृत देती है नाम, इसकी स्थापना और ये हेडक्वार्टर ये दोनों बताना है। जैसे हाल ही में अब क्या चल रहा है कि भारत में SCO और G20 इन दोनों की अध्यक्षता है ना, G20 इन दोनों की अध्यक्षता कर रहा है भारत, 2023 में भारत कर रहा है इसकी अध्यक्षता। तो ये आप एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है कि मतलब विदेश मंत्रियों की बैठक हाल ही में कहाँ पर हुई थी, विदेश मंत्रियों की हाल ही में बैठक कहाँ पर हुई थी ये भी बताना है, और ये कौन सी बैठक थी ये भी बताना है। और इसके अलावा SCO पहले ये देख लेते हैं, विदेश मंत्रियों की बैठक, विदेश मंत्रियों की बैठक, विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई थी, और ये बैठक कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी गोवा। और इसके अलावा SCO में कुल कितने देश हैं, तो SCO में कुल कितने देश हैं, वो हैं टोटल 9 देश है, और 9वां देश कौन सा बना है, वो बना हाल ही में ईरान, ये ध्यान रखना। और G20 में कितने देश हैं, G20 के अंदर कुल देश है, उन देशों की संख्या है 19 प्लस 1 यूरोपियन यूनियन, 19 तो कंट्री है प्लस 1 यूरोपियन यूनियन है। इसके अलावा इस कारण इसे G20 कहते हैं। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा G7 का भी, तो G7 में कितने देश हैं, तो GFGUICE जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, UK और इसका इटली और चीन, और इसका अर्थ क्या होगा ये आप सभी को बताना है। अगर ये बता सके तो ये बता देना मतलब कौन कौन से देश हैं इस G7 में शामिल। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा ऑपरेशन गोल्ड आर्म, ये नाम सुना होगा आपने, और ये मैंने 4-5 दिन पहले वीडियो में डिस्कशन किया था। ऑपरेशन गोल्ड आर्म, ऑपरेशन गोल्ड आर्म ये किससे संबंधित है, तो ये ऑपरेशन गोल्ड आर्म ये संबंधित है मतलब जो UK के नए सम्राट बने थे चार्ल्स III की ताजपोशी से संबंधित है। जो UK के प्रमुख मतलब या के नए राजा बने या सम्राट बने थे ना, इनका जो मतलब राज्याभिषेक हुआ ना, राज्याभिषेक हुआ, इस कार्यक्रम को मतलब एक गुप्त कोड दिया गया जिसका नाम रखा ऑपरेशन गोल्ड आर्म, ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपने नाम सुना होगा जो हाल ही में NVIT कलकत्ता म्यांमार प्रोजेक्ट काल, ये बता दिए मैंने, और जो प्रमुख थे वो मैंने आप सभी को बताने की कोशिश की है। तो ये थे 2 क्वेश्चन और इसके बारे में डिटेल से जानकारी आप सभी को मैंने प्रोवाइड कराई है। तो वीडियो अच्छा लग रहा है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के
चीकरी वुड्स क्राफ्ट और मुशक बुंजी चावल को जीआई टैग मिला है। ऑप्शन ए है चंडीगढ़, ऑप्शन बी है जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी है हरियाणा और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो आप जल्दी से सोच लीजिए इसका आंसर क्या होगा। अब मैं क्वेश्चन बोल के आपको 5 मिनट का समय दूंगा, तो आप सोच के लिख लेना कि इसका आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा। फिर मैं बताऊंगा तो आप मिलाना कि आपको मतलब पहले कितना आ रहा है, क्या कितना याद हो रहा है, मतलब ऐसे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के हाल ही में उत्पादन प्रमुख जिसका नाम है चीकरी वुड्स क्राफ्ट और मुशकबुंजी चावल को जीआई टैग दिया गया है। तो आइए जान लेते हैं इनके बारे में डिटेल से जानकारी। इसके अलावा हम और जानने वाले हैं कि जीआई टैग आखिर क्यों दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है, कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, पहला कब मिला, जीआई टैग का अधिनियम कब आया था, और अब हाल ही में किन किन को और मिला है और क्यों दिया जाता है, इसका भी कारण जानने वाले हैं। तो संपूर्ण जानकारी जानेंगे इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन के जो पूछ रखा है उनके बारे में बता देते हैं। तो एक तो है जम्मू कश्मीर में ये मतलब दिया गया, ये तो बात मैंने आपको बता दी है। नंबर 1 राजौरी जिला, आपने ये नाम सुना होगा राजौरी जिला। राजौरी जिला, तो राजौरी जिला की तो मतलब ये चीकरी वुड्स क्राफ्ट है वो है राजौरी जिला की। चीकरी वुड क्राफ्ट ये तो है मतलब राजौरी जिला की। और इसके अलावा एक और है ना, वो है मतलब वो अनंतनाग, वो जिला है ना उसकी है, मतलब अनंतनाग एक जिला है जम्मू कश्मीर के अंदर, अनंतनाग। इस जिले की मतलब जो प्रमुख उत्पादन है वो है मुश्तबुंजी चावल, मुशक बुंजी चावल, ये है मतलब इस अनंतनाग जिले की इसकी। और ये मतलब जो है ना चीकरी वुड्स क्राफ्ट, ये मतलब एक नरम लकड़ी है और नरम लकड़ी के जो भी उत्पादन बनाए जाते हैं, जैसे लकड़ी का कंगा हो गया, लकड़ी का और कुछ मतलब छोटे बर्तन हो गए, और इसके अलावा और कुछ दे सकते हैं। लकड़ी से उत्पादन जो भी होते हैं ना, लकड़ी से उत्पादन वो तो है मतलब जिसे तो कहते हैं चीकरी वुड्स क्राफ्ट। और इसके अलावा ये है ना मुश्तबुंजी चावल, ये मुश्तबुंजी चावल है, ये मतलब सुगंधित मुश्तबुंजी चावल है, ये मतलब बहुत ही प्रोटीन युक्त चावल है और इसलिए इनको जीआई टैग दिया गया। और ये जो लकड़ी है वो सुगंधित लकड़ी भी है, ये भी ध्यान रखना है आप सभी को जो मैंने ये बता रहा हूँ। और इसके ये तो यही था इतना कि इनके दो नाम याद रख लेना और कहाँ के ये याद रख लेना। अब जो हम जानने वाले हैं संपूर्ण डिटेल में जानकारी वो जानेंगे जीआई टैग के बारे में। तो मैं यहाँ से ये रब कर रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है, लिख लेना साथ में। और ये मैं इधर से यही मिटा रहा हूँ, अब काम का नहीं है। अब जो डिटेल से जानकारी बताऊंगा वो बहुत आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम जानेंगे जीआई टैग। जीआई टैग, जीआई किसे कहते हैं, मतलब जीआई टैग किसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं जीआई मतलब जियोग्राफिकल, जी का मतलब होगा जियोग्राफिकल और आई का मतलब होगा इंडिकेशन। जियोग्राफिकल इंडिकेशन मतलब इसे हिंदी में कहेंगे तो भौगोलिक सांकेतिक, जीआई टैग। और ये किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है या किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है, वो दिया जाता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय द्वारा ये जीआई टैग दिया जाता है, ये भी ध्यान रखना। और अब जानते हैं जीआई टैग एक्ट कब आया, कानून कब आया। तो जीआई टैग एक्ट कब आया था, तो ये आया था 1999 में, मतलब 1999 में। और 1999 आप भली बात ही जानते होंगे 1999 में क्या हुआ था, कारगिल विजय, आप ये सबको ध्यान है, इसलिए इसके साथ ये भी याद रखना 1999 में एक्ट आया था। और इसके अलावा सबसे पहले जीआई टैग कब दिया गया, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबसे पहले जीआई टैग, फर्स्ट जीआई टैग, तो फर्स्ट जीआई टैग दिया गया वो दिया गया था 2004 को। 2004 में फर्स्ट जीआई टैग दिया गया। और किसे दिया गया था, तो ये दिया गया दार्जिलिंग के चाय को, दार्जिलिंग के चाय को दिया गया जीआई टैग, ये भी ध्यान रखना है। और ये दार्जिलिंग चाय है मतलब जो
पश्चिम बंगाल, ध्यान रखना वेस्ट बंगाल, इसमें ये दिया गया है। और ये थी भारत की पहली प्राप्त मतलब जीआई टैग, जो उसका नाम था दार्जिलिंग चाय, ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा और देखे फैक्ट, तो आप सभी को ये भी पता होगा ये कितने वर्षों तक दिया जाता है, तो ये है ना वो 10 वर्षों तक मान्य होता है, 10 वर्ष तक मान्य, 10 वर्ष तक ये मान्य होता है, ये भी ध्यान रखना। और इसके अलावा जो मैं अन्य और फैक्ट बता रहा हूँ, जैसे हाल ही में तमिलनाडु के जीआई टैग दिया गया था तमिलनाडु के उत्पादन को। और इसके अलावा भारत में सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त राज्य कौन सा है, तो वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ सर्वाधिक जीआई टैग, सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त राज्य, जीआई टैग स्टेट। तो जीआई टैग स्टेट कौन सा है, तो वो है, ध्यान रखना, तमिलनाडु। ध्यान रखना ये तमिलनाडु है सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला स्टेट्स तमिलनाडु। और तमिलनाडु को कितने अब तक जीआई टैग मिल चुके हैं, तो तमिलनाडु को 58 जीआई टैग मिल गए हैं, अकेले एक को, तो ये सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य हो गया। और इसके अलावा अन्य में और देखे तो मतलब ये तो इसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया है, आगे और देखते हैं क्या है जो प्रेजेंट 1-2 मंथ हो गए उनको। तो सबसे पहले तो राजस्थान के 3 उत्पादन को जीआई टैग एक साथ दिए गए थे, कौन कौन से थे, तो वो थे, एक थी बीकानेर की उस्ता कला, बीकानेर, मैं पहले जिला का नाम लिख दिया था, एक थी उदयपुर और एक था जोधपुर। तो बीकानेर की क्या थी, उस्ता कला थी, जो कि मतलब ऊंट के जो खाल पर नक्काशी की जाती है वो उस्ता कला। और उदयपुर का क्या था, ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके साथ जोधपुर थे, वो थे बंदेज या साफे, बंदेज थे जोधपुर के। उदयपुर के क्या थे, ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके अलावा हाल ही में जम्मू कश्मीर की ही एक उत्पादन था बसोली पेंटिंग, बसोली पेंटिंग को दिया गया हमारा बसोली पेंटिंग को हाल ही में जीआई टैग दिया गया। और इसके अलावा और देखें तो हमारा एकता हर्बल बंदरगाह, ये कहाँ पर स्थापित किया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये आप सभी को बताना है। एकता हर्बल बंदरगाह, एकता हर्बल बंदरगाह ये कहाँ पर स्थापित किया गया, तो ये किया गया मालदीव के अंदर। और इसके अलावा और देखें तो मतलब बुलंद भारत, ये हाल ही में कहाँ अभियान चलाया गया, बुलंद भारत, तो ये चलाया गया अरुणाचल प्रदेश में, हाल ही में अभियान चलाया गया। तो ये थे इस क्वेश्चन के बारे में मैंने डिटेल से आपको जानकारी बताने की कोशिश की है, जो ये थी। और भी फैक्ट है पर फिर ये क्वेश्चन एक लंबा हो जाएगा, इसमें और भी देखेंगे, तो इसके साथ जो फैक्ट है वो इसमें ऐड कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को आईपीसीसी के उपाध्यक्ष पैनल में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए है कुमार देव, ऑप्शन बी है रमन सुकुमार, ऑप्शन सी है वैभव तन्नोजा और ऑप्शन डी है सुरेश शर्मा। तो इसका क्या राइट आंसर होगा, आप सोच लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रमन सुकुमार को हाल ही में आईपीसीसी के उपाध्यक्ष पैनल में शामिल किया है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी, मतलब क्या है ये और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इससे, तो यह मैं ये क्वेश्चन रब कर देता हूं पहले, क्योंकि इसकी क्वेश्चन भी डिटेल से जानकारी देखेंगे तो ये बीच में फिर आएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं आईपीसीसी, इसकी फुल फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले कोई भी शब्द आए इंग्लिश में ऐसे शॉर्ट, तो उसकी फुल फॉर्म जानने की कोशिश करें, क्योंकि जब फुल फॉर्म याद होगी आपको या आप उसके बारे में संपूर्ण नाम जानेंगे तो आगे समझ आएगा कि ये है क्या आखिर। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, वो होती है इंटीग्रेटेड, इसकी फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटीग्रेटिव पैनल फॉर
फॉर काउंसिल क्लाइमेट, फॉर काउंसिल क्लाइमेट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, ध्यान रखना। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी वो भी देख लेते हैं। स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1998 में। 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके साथ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। ये यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, स्थित है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसके अध्यक्ष कौन है, तो उसे भी हाल ही में नियुक्त किया गया था, पर वो पहले किया था जब मैंने ये अपना यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट नहीं की थी, उससे पहले के थे बनाए। उसका नाम है जेम्स फर्ग्यूसन अध्यक्ष। शायद ये क्वेश्चन मैंने कराया था, याद नहीं आ रहा था। जेम्स फर्ग्यूसन, जेम्स फर्ग्यूसन, जेम्स फर्ग्यूसन, ये इसके मतलब अध्यक्ष कह सकते हैं। और उपाध्यक्ष के पैनल में हाल ही में रमन सुकुमार को शामिल किया गया है, ये तो मैंने आपको बताया। और इसके अलावा हाल ही में किस राज्य में मतलब पोर्ट टैक्स की शुरुआत की गई है, ये तो इस क्वेश्चन में बता दिया। अब अन्य फैक्ट देख, जैसे पोर्ट टैक्स, उबड़ खाबड़ क्वेश्चन करने वाले हैं हम, हमेशा उबड़ खाबड़ करते हैं, तो यही है पढ़ने का कॉन्सेप्ट के। एक ये आ गया, फिर ये पढ़ेंगे ऐसे। जैसे पोर्ट टैक्सी कहाँ पर, नोएडा, नोएडा, और नोएडा कहाँ पर है, यूपी के अंदर, ध्यान रखना, यहाँ पर ये शुरुआत की गई। इसके अलावा वो कौन सा मतलब गांव है जो 100% ODF फ्री गांव कौन सा है, ODF फ्री गांव, ODF कौन सा गांव 100% ODF फ्री घोषित हुआ है, वो कौन सा है, जो गांव है जो मतलब ODF फ्री घोषित हुए हैं, तो वो किस राज्य के हैं, वन राज्य का नाम बताना है, तो वो है तेलंगाना। तेलंगाना के गांव 100% ODF फ्री घोषित हो चुके हैं पूरे स्टेट के अंदर। और इसके अलावा वो कौन सा जिला है जो मतलब भारत में, वो कौन सा जिला है जो मतलब हर घर जल वाला जिला, जैसे क्वेश्चन ये है, हर घर जल वाला जिला, तो जिला कौन सा है, तो वो है बुरहानपुर, बुरहानपुर। और ये कहाँ पर है, ये है MP मध्य प्रदेश के अंदर, ये भी ध्यान रखना। और इसके अलावा वॉक टू फ्रीडम, ये आपने नाम सुना होगा, वॉक टू फ्रीडम, वॉक टू फ्रीडम। तो ये वॉक टू फ्रीडम ये किसने अधिकार दिया है हाल ही में, तो ये दिया है पंजाब सरकार ने, मतलब चलने का अधिकार। ये वॉक टू फ्रीडम ये था। और इसके अलावा कोई और देख लेते हैं फैक्ट, एक दो हैं, जैसे लॉरियस स्पोर्ट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है, 2023 का लॉरियस स्पोर्टमैन का अवार्ड किसे दिया गया है 2023 का, 2023 है या 22, ये बताओ, 2022 से 23 नहीं है। लॉरियस स्पोर्ट्समैन का अवार्ड किसे दिया गया है। और ये सेम अवार्ड जो ये तो मतलब पुरुष हो गया, और महिला में किसे दिया गया, तो पुरुष में दिया गया, उनका नाम है लियोनेल मेसी, आपने नाम सुना होगा, लियोनेल मेसी। और ये कहाँ के हैं, अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, अर्जेंटीना के फुटबॉल के खिलाड़ी है। और इसके अलावा महिला में किसे दिया गया ये, तो महिला में दिया गया है, उसका नाम है सैली फ्रेसर, ये नाम ऐसे ही है, ध्यान रखना, सैली फ्रेसर, महिला में सैली फ्रेसर को दिया गया है। जो कहाँ की है, ये है मतलब सैली फ्रेसर, ये कहाँ की है, जमैका की है। और ये धावक है, ध्यान रखना, मतलब जो एथलेटिक्स जमैका की है। और ये फुटबॉल के खिलाड़ी आप सभी जानते होंगे। तो ये थे 4 क्वेश्चन, और इसके बारे में डिटेल से जानकारी जो मैंने आप सभी को बताने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और अब जो आगे आने वाले क्वेश्चन हैं वो होंगे राजस्थान करंट अफेयर प्लस राजस्थान स्टैटिक सामान्य ज्ञान।
आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, जो कि होगा राजस्थान करंट अफेयर प्लस राजस्थान स्टैटिक्स सामान्य ज्ञान के साथ। तो आज का पांचवा क्वेश्चन है वो है राजस्थान वन नीति 2023 के तहत राज्य में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन होने अनिवार्य हैं। ऑप्शन ए है 25%, ऑप्शन बी है 30%, ऑप्शन सी है 20% और ऑप्शन डी है 35%। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 20%। 20% क्षेत्र पर वन होने अनिवार्य हैं, जो कि राजस्थान वन नीति 2023 के तहत कहा गया। तो अब जान लेते हैं पूरी डिटेल से जानकारी, वन नीति पहली कब आई, क्या है इसके बारे में प्रमुख, और कितना प्रतिशत रहा है, कितने होने तो 20% चाहिए पर है कितने वर्तमान में, कितने साल की है, ये सारी डिटेल से जानकारी इस क्वेश्चन में देखने वाले हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं वन संरक्षण अधिनियम 1952। सबसे पहले ये देखिए वन संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1952 के अंदर, ध्यान रखना 1952। वन संरक्षण अधिनियम 1952। इसमें क्या कहा कि राज्य में 33% वन होने अनिवार्य है। यहां पर लिख देता हूं प्रमुख बातें कि राज्य में 33% वन 33% वन होने अनिवार्य, ये कहा गया। इसके अलावा ये तो कहा गया जो मतलब था होने अनिवार्य है। और इसके अलावा अब देख लेते हैं, जैसे पहाड़ी क्षेत्र में कितने होने चाहिए, पहाड़ी क्षेत्र में कितने वन होने अनिवार्य है इस नीति के तहत, मतलब इस कानून के तहत, वन संरक्षण अधिनियम 1952 के तहत। तो पहाड़ी क्षेत्र में जो स्टेट आ रहे हैं या जो यूटी आ रही है उसमें होने चाहिए जो 60 से 65% वन होने अनिवार्य है। कितने होने चाहिए? 60 से 65, ये भी ध्यान रखना, 60 से 65% वन होने अनिवार्य है, जो कि कहा गया पहाड़ी क्षेत्र में। और इसके अलावा फिर कौन सा क्षेत्र आ जाता है? और फिर आता है मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र में कितना कहा गया है? मैदानी क्षेत्र, तो मैदानी क्षेत्र में जो भी स्टेट आते हैं या मान लो यूटी स्टेट जो भी आते हैं उसमें कितने होने चाहिए? तो उसमें 20% से लेकर 25% वन होने जरूरी है। ये भी इस वन संरक्षण अधिनियम 1952 इसमें कहा गया है। तो राजस्थान में वनों हेतु नीतियां कौन कौन सी, ये तो इस कानून के बारे में था। और अब जो मैं इधर लिख रहा हूँ वो लिख रहा हूँ राजस्थान में वन नीतियां। तो मैं इधर लिख देता हूँ, इधर से ये हटा देता हूँ थोड़ा सा, इतना लिख देता हूँ अधिनियम शॉर्ट में, और ये लिख देता हूँ 1950। इधर मैं लिख रहा हूँ राजस्थान के बारे में डिटेल से जानकारी। सबसे पहले दे राजस्थान में वनों हेतु नीतियां। राजस्थान में वनों हेतु नीतियां, कौन कौन सी नीतियां आई हैं राजस्थान में वनों हेतु, वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं राजस्थान में प्रथम वन नीति कब आई थी। फर्स्ट या प्रथम वन नीति राजस्थान में कब आई थी? तो वो आई थी फरवरी 2010 के अंदर। फरवरी 2010 के अंदर आई थी राजस्थान की पहली वन नीति। और राज्य में इसमें क्या कहा गया कि राज्य में 20% वन होने चाहिए। इसमें क्या कहा गया कि राज्य में 20% वन होने चाहिए, ये कहा गया है इस रिपोर्ट के अंदर या इस वन नीति में कहा गया। और इसके अलावा वर्तमान स्थिति देखें राजस्थान की, तो क्या कौन सी रिपोर्ट आ रही है? तो वर्तमान स्थिति में कहा गया भारत वन रिपोर्ट में, भारत वन रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है? तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि राजस्थान में कितने प्रतिशत वन है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में प्रतिशत देखे तो मतलब ये कौन सी रिपोर्ट थी? 2021 की रिपोर्ट थी, ये भी ध्यान रखना 2021 की। और इस रिपोर्ट के अंदर वृक्षावरण एवं वनावरण दो अलग अलग इसमें पेश की गई थी। नंबर 1 वृक्षावरण
और इसमें जो नंबर 2 पॉइंट था वो था वनावरण। इसमें दो अलग अलग जो मतलब पॉइंट बता रखे थे वनावरण। तो इसमें कितना कहा गया, तो इसमें कहा 2.25 या 2.25%। और इसमें क्या गया था, वो कहा गया था 4.87 ये कहा गया था। इसमें कुल मिलाए तो भी ये नहीं होता है, अगर ये टोटल जोड़े तो वो होता है 7.12%। और जिसमें ये तो हो रहे इतने ही, और कहा कितना है कि 20% होने चाहिए, ये इतने नहीं है। इसके अलावा इधर से मैंने आपको बता दिए, अब और लिखता हूँ, इधर एक और रिपोर्ट है वो लिख देता हूँ, तो ये मैंने आपको बता दिया है पहले। तो इधर एक रिपोर्ट आई थी, वो कौन सी आई थी, वन विभाग द्वारा वार्षिक रिपोर्ट। जो वन विभाग है ना राजस्थान का, उसके द्वारा ये वार्षिक रिपोर्ट आती है, वन विभाग की वार्षिक रिपोर्ट। वन विभाग की वार्षिक रिपोर्ट में क्या कहा गया है, तो वन विभाग की वार्षिक रिपोर्ट देखें तो उसमें अभिलेखित वन कितने हैं, तो उसमें अभिलेखित वन है वो ये इसमें भी कम है, उसमें देखें तो अभिलेखित वन कितने हैं, तो अभिलेखित वन है वो 9% से थोड़े से ऊपर है। मतलब देखें तो 9% ही है, 9.60 ये है परसेंटेज। अगर वन विभाग की वार्षिक रिपोर्ट जो देखे या उसमें अभिलेखित वनों की संख्या। इसके अलावा अब क्या कहा गया है कि जो 5 जून आता है ना पर्यावरण दिवस, 5 जून 2023 को घोषणा की गई थी, या इस दिन मतलब ये रिपोर्ट आई थी 2023 को, वन नीति 2023 जारी की गई। वन नीति 2023 जारी की गई थी, ध्यान रखना। और इसमें क्या कहा गया है कि राज्य में 20% वन होने अनिवार्य है। राज्य के 20% भाग पर वन अनिवार्य। और ये कि आगामी कितने वर्षों तक, तो 20 वर्षों तक टारगेट रखा है कि अगले 20 वर्षों तक राजस्थान में 20% भूभाग पर वन होने अनिवार्य हैं, ये कहा गया है इस रिपोर्ट के बाद में इसमें। और जो ये मैंने आपको बता दी राजस्थान में वन नीतियाँ, जो प्रथम वन नीति थी फरवरी 2010 में आई थी। और इसके अलावा राज्य में 20% से कम वन हैं, मतलब इतने वन होने चाहिए। पर वर्तमान स्थिति देखें, वर्तमान स्थिति किसके अनुसार, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार, जो ये थे ना रिपोर्ट 2021, इसके अनुसार देखें तो वृक्षावरण और एक है वृक्षावरण और एक है वनावरण, इन दोनों को मिलाए तो भी नहीं होता है 20%, 7.12% होता है। और इसके अलावा ये देखें तो एक अब लक्ष्य रखा गया है कि 20 वर्षों में राजस्थान में 20% वन अनिवार्य होंगे। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानकारी, जो हम जानने की कोशिश की है क्या थी इस मतलब वन नीति के में क्या कहा गया है, क्या प्रावधान था, ये भी देखा है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत प्रथम चरण में कितनी महिलाओं को स्मार्टफोन देने की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए है 50 लाख, ऑप्शन बी है 40 लाख, ऑप्शन सी है 30 लाख, ऑप्शन डी है 45 लाख। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 40 लाख। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं को, या जो मतलब जो इसके पात्र हैं इनको 40 लाख मोबाइल दिए जाएंगे। तो आइए इसके बारे में डिटेल से जानकारी जान लेते हैं। तो मैं इधर इसके पूरी डिटेल से जानकारी जानेंगे कि क्या है। ये आ सकती है योजना, नवीनतम योजना है और आगामी चुनाव है और इस कारण पेपर भी आ रहे हैं। तो ये योजना आ सकती है, योजना का नाम है, इसमें पहले सबसे पहले मतलब इसमें बजट में घोषणा की गई थी, बजट 2023-24 का इम्पोर्टेंट, इसमें ये घोषणा की गई थी। क्या घोषणा की गई थी कि चिरंजीवी महिला परिवार के जो मतलब चिरंजीवी योजना कैसे मुख्य परिवार की मुखिया हैं, चिरंजीवी योजना की या अगर देखें तो चिरंजीवी महिला मुखिया ऐसे लिख देते, चिरंजीवी महिला मुखिया।
चिरंजीवी महिला मुखिया, चिरंजीवी महिला परिवार या चिरंजीवी मुखिया, ये एक ही बात है। इनको मतलब क्या दिया जाएगा, तो स्मार्ट, क्या दिया जाएगा, स्मार्टफोन दिया जाएगा, स्मार्टफोन दिया जाएगा। और इसका कुल बजट कितना था, तो वो था 135 करोड़ रुपए। 135 करोड़ रुपए इसका कुल बजट रखा है सीएम साहब द्वारा। और प्रथम चरण की शुरुआत, इसकी शुरुआत हो चुकी है, प्रथम चरण की शुरुआत। तो प्रथम चरण की शुरुआत हुई थी 10 अगस्त 2023 से। और स्थान देखे तो बिरला ऑडिटोरियम जयपुर, बिरला ऑडिटोरियम, बिरला ऑडिटोरियम जो कहाँ पर है, जयपुर। यहाँ से मुख्यमंत्री जी द्वारा ये शुभारंभ किया गया, योजना शुरू की गई। और इस योजना के तहत प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं को या उसके पात्र है उनको मोबाइल दिया जाएगा, 40 लाख को। और इसकी अब देख लेते हैं प्रमुख शर्तें क्या क्या हैं, किन को ये मोबाइल मिलेंगे और किन को ये नहीं मिलेंगे। इनकी जो प्रमुख शर्तें हैं वो देख लेते हैं। तो मैं इधर लिख देता हूँ इनकी प्रमुख शर्तें। यहाँ पे लिखते हैं बिंदु प्रमुख शर्तें। प्रमुख शर्तों के अंदर नंबर 1, इसमें कहा गया है कि सरकारी विद्यालय में जो बालिकाएं पढ़ रही हैं या छात्राएं सरकारी विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में कक्षा 9 से 12वीं तक, कक्षा 9 से 12वीं तक। और इसके अलावा कॉलेजों में जो छात्राएं पढ़ रही हैं, उनको मतलब इन दोनों को, और ये तो हो गई इसमें। और नंबर 2 शर्त क्या है, नंबर 2 शर्त है कि मतलब विधवा एवं एकल नारी पेंशन महिला, विधवा एवं एकल नारी पेंशन महिला। और इसमें क्या कहा गया है, और एक और इसमें कहा गया है कि मतलब 2022-23 नरेगा में 100 दिन कार्य पूरा होना चाहिए। तीसरी शर्त है वो है 2022 वर्ष 2022 व 2023 में मनरेगा में 100 दिन का कार्य पूरा होना चाहिए। अगर आपने 2 साल में 100 दिन का कार्य किया है नरेगा में, तो आप पात्र होंगे इस मोबाइल के लिए कार्य। और इसके अलावा शहरी क्षेत्र में जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना चल रही है, उसमें आपको 50 दिन होना चाहिए। इसकी नंबर जो 4थी शर्त है वो है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार जो मतलब गारंटी है, जो अभी हाल ही में स्टार्ट हो, उसमें आपको 50 दिन का कार्य होना चाहिए, तो आपको ये मोबाइल दिया जाएगा। तो ये है इसकी प्रमुख जानकारी जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, इतनी है। ध्यान रखना, ये प्रमुख शर्तें अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है या सत्य है, उसमें ये दे देंगे। क्या इसमें जो ये कार्य दे देंगे 100 के स्थान पर 125 दिन दे सकते हैं, क्योंकि हाल ही में मुख्यमंत्री जी द्वारा ये कार्य बढ़ाया गया है, 125 दिन कर दिया गया है, तो ये आ सकता है। इसके अलावा ये 50 के स्थान पर आपको 100 लिखा मिल सकता है, 100 लिखा हुआ, तो ये भी आ सकता है। तो ये थे आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको 6 क्वेश्चन फुल डिटेल में बताने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी पता चल सके इस क्लास के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।